हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक सिविल इंजीनियर के लिए ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। डिफ्लेक्शन का मीनिंग तो आप सबको थोड़ा सा मीनिंग देख के ही पता चल रहा है। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपनी शेप को चेंज कर लेना। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अभी क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इस पर कोई लोड नहीं आ रहा। बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। जब इस पे लोड आता है, अभी क्या है, इसकी इनिशियल कंडीशन ऐसी है, कोई लोड नहीं है। जब इसके ऊपर लोड आता है ऐसे या जैसे भी लोड आता है, ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। चेंज का मतलब ऐसे, ये ऐसे हो जाती है शेप इसकी, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक, अब कोई भी चीज़ एक जगह से खिसक के दूसरी जगह चली जानी। देखो पहले ये इनिशियल पोजीशन ये थी, आफ्टर लोडिंग पोजीशन ये आ गई इसकी, ये पॉइंट यहाँ आ गया, इसी तरह ये पॉइंट भी इधर आ गया, ये पॉइंट भी इधर आ गया। तो कहने का मतलब ये क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, इस पॉइंट पे, इस यहाँ से मैं x डिस्टेंस लेती हूँ, x डिस्टेंस पे y1 है, जैसे आगे जाती हूँ x2 पे ये क्या आ जाती है, y2 आ जाती है, x3 पे क्या आ जाती है, y3। कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या कहलाएगी, इसकी डिफ्लेक्शन कहलाएगी। कहने का मतलब कि डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y इज ए फंक्शन ऑफ fx। किसका फंक्शन है, वो x का फंक्शन है, ठीक है जी। अब बारी आती है कि ये स्लोप, ये डिफ्लेक्शन का मीनिंग तो समझ आ गया आपका। ये बीम ऐसा बन गया, ठीक है। इतना वैसे इतनी होती नहीं है जो दिखाई दे रही है आपको, माइनर होती है बिल्कुल। डिफ्लेक्शन जो होती है वो बिल्कुल माइनर होती है, नेग्लिजिबल होती है। यानी कि यदि आपको वो दिखाई दे जाए तो स्ट्रक्चर ही फेल हो जाएगा ना। इतना थोड़ा कभी आप बीम को देखना, अपने बीम में इतनी डिफ्लेक्शन नहीं देगी, वो बिल्कुल माइनर सी डिफ्लेक्शन होगी जो कि विद इन द परमिसिबल लिमिट होगी। परमिसिबल लिमिट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना दे। क्लियर। अब क्या है, आपने कोई दो पॉइंट ले लिए ये, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे यदि डिफ्लेक्शन देखूँ तो ये डिफ्लेक्शन आई। अब आपको जी स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या, इस पॉइंट का आप क्या खींचोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ये टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा वो एंगल क्या कहलाएगी, उसकी स्लोप कहलाएगी। चाहे वो थीटा ले लो, कुछ भी ले लो। क्लियर। अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने पास दो पॉइंट ले लिए हैं, ये क्या आ गई, एक इलास्टिक कर्व आ गई, ये कर्व आ गई है आफ्टर लोडिंग। हमारा बीम है, इस डिफ्लेक्टेड कर्व ये आ गई अपनी। इस डिफ्लेक्टेड कर्व में मैंने दो पॉइंट, बिल्कुल पास दो पॉइंट है, वो हमने क्या किए ले लिए हैं, ठीक है जी। अब इन ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये क्या आ गई, P और Q, लेकिन पास है, बिल्कुल पास है ये पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट P हो गया, चलो ये पॉइंट P हो गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया, कि ये पॉइंट P ले लेती हूँ इधर, ठीक है जी। ये पॉइंट P हो गया और ये अपना कौन सा हो गया, पॉइंट Q हो गया। अब क्या हुआ कि मैं यदि इस पर क्या ड्रॉ करूँ, टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये क्या आ गया हमारा y एक्सिस आ गया, और ये क्या आ गया हमारा x एक्सिस आ गया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। इस P ने, अभी हमने क्या कहा, स्लोप क्या चीज़ है, स्लोप वो है जो टेंजेंट, जिस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगी, उसकी स्लोप कहलाएगी। क्लियर। तो ये P की स्लोप क्या होगी, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अल्फा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस Q पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूँगी। Q पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये यहाँ आता है। तो ये एंगल देखो, ये एंगल थोड़ा बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया, पहले अल्फा था, अब कितना बढ़ गया, ये डी अल्फा का मतलब कि स्मॉल चेंजेस आ गए हैं इसके अंदर। क्लियर। अब क्या है, ये पॉइंट क्या था अपना, Q पॉइंट था। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से P पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द P पॉइंट, ठीक है। इसी तरह मैं इसके यहाँ से भी एक क्या ड्रॉ करती हूँ, नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल आ गया Q पॉइंट से भी, और जब हम इसको मिलाते हैं ऐसे, तो ये दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं जाके C पे। ये दोनों के दोनों नॉर्मल है, वो किस पॉइंट पे मिलते हैं, एक C पॉइंट पे मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस PQ का वो क्या आ जाता है, सेंटर आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, CP, C से P और C से Q, CP इज इक्वल टू CQ। और ये क्या है, एक आर्क है,
इस आर्क की सेंटर से मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? हम रेडियस कहते हैं। CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द आर्क। क्या बन गया ये? रेडियस ऑफ आर्क बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे अपन? R बोलेंगे। क्लियर? ये किसके बराबर हो गया? अपना R के बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर। ठीक है, ये एंगल अल्फा है, तो यहां से आप एक ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो। इस लाइन के साथ ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा एंगल होगा। ये कैसे आया? ये देखो, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये लाइन इसकी होगी, तो ये तो थ्योरम्स लगती हैं वो। ठीक है, और अब क्या हुआ? यदि मैं ये एंगल, इस एंगल की इसके साथ ये एंगल की बात करूं, ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा? ये क्यू वाली लाइन के साथ बना रही हूँ ना, क्यू ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा प्लस डी अल्फा। यानी कि जो एंगल पहला पॉइंट ने बनाया था उससे थोड़ा सा चेंज हो रहा गया। यदि मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इन दोनों पॉइंट के बीच के बात करूं एंगल की, तो ये कितना आ गया? अपना डी अल्फा आ गया। ठीक है, तो अभी तो ये देखो, ये अल्फा प्लस डी अल्फा, तभी तो पूरा एंगल अल्फा प्लस डी अल्फा बना है। क्लियर? बात भी समझ आ गई होगी। अब हम लोगों को तो पी और क्यू ही एनालिसिस कर रहे हैं। आप देखो, पी और क्यू के अंदर यदि मैं देखूं, यहाँ चले आपा, ये क्या हुआ? डी एक्स यदि चलती हूँ मैं, तो मेरा वेरिएशन कितना आता है? डी वाई वेरिएशन आता है। कितना वेरिएशन आता है? डी वाई वेरिएशन आता है। अब देखो आप, मैंने अभी बताया पी और क्यू काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के। पी और क्यू क्या है? एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। वैसे देखा जाए तो ये एक आर्क बन रही है, लेकिन यदि पॉइंट बहुत क्लोज हो तो आर्क कैसा अपीयरेंस देती है? जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन। कैसा अपीयरेंस देती है? स्ट्रेट लाइन का अपीयरेंस देती है। समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर? अब क्या है, यदि मैं इसको देखूं, ये मैं इसको यहाँ बनाऊं, हाँ जी ठीक है। अब क्या बना, ये इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेती हूँ। पी क्यू को क्या कंसीडर करती हूँ? स्ट्रेट लाइन कंसीडर करती हूँ। इसको मैं बड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये क्या बन रहा है अपना? ऐसे बन गया ना ये क्या है? डी एक्स है, ये डी वाई है। ये पॉइंट कौन सा? पी, और ये पॉइंट कौन सा? आपका क्यू पॉइंट है। क्लियर? अब आपका पी क्यू है, पी क्यू अभी मैंने बताया बिल्कुल क्लोज है, तो ये कैसा लग रहा है? स्ट्रेट लाइन लग रही है। अब हमें ये एंगल चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? आप देखो, ये एक पैरेलल लाइंस होगी, ये पैरेलल लाइंस होगी, ये बीच वाली लाइंस को कट कर रही है, तो ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना? अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये भी अल्फा हो जाएगा। समझ आ गया? अब हम लोग करते हैं कोस अल्फा साइन अल्फा निकालते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन अल्फा परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। इसको क्या लिख लेती हूँ मैं? डी एस लिख लेती हूँ। डी एस क्या होगी? लेंथ ऑफ आर्क, जो स्ट्रेट लाइन है। तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एस। और इसी तरह मैं कोस अल्फा लिखती हूँ। कोस अल्फा क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी एस। कोस अल्फा क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी एस। क्लियर? अब मैं लिखती हूँ टेन अल्फा। टेन अल्फा हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर? ये बात आपको समझ भी आ गई। ठीक है जी। अब मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको। ये पी क्यू ये थे ना मेरी, ये क्या था आपका? सेंटर था। ये क्या था आपका? सेंटर था। ये एंगल कितना था इन दोनों? ये सी पॉइंट था ना, इन दोनों के बीच का एंगल, पी और क्यू के बीच का एंगल बताया था आपको, स्मॉल एंगल है डी अल्फा। अब आप ये मत कंफ्यूज हो ना, अल्फा प्लस डी अल्फा, ये तो इस ओरिजेंटल के साथ बन रहा है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, हमें ये कितनी है रेडियस इसकी, हमें पता है पी क्यू इज इक्वल टू आर डी थीटा। थीटा कितना आपका? डी अल्फा है। पी क्यू क्या है? इसको मैंने क्या माना हुआ है? डी एस माना था हमने। इसको क्या माना था? पी क्यू को क्या माना है यहाँ पे? डी एस माना है। तो मैंने इसको भी क्या लिख लिया? डी एस। तो पी क्यू इज इक्वल टू डी एस आर डी अल्फा। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एस ओवर डी अल्फा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है आर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? डी एस बाई डी अल्फा आ गया। क्लियर? अब मैं इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डी एक्स से डिवाइड कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट से कट हो जाएगा। लेकिन बस हमें इसकी वैल्यू पता है। डी एस बाई डी एक्स को क्या लिख सकती हूँ? डी एक्स
बाय डी एस को मैं कोस अल्फा लिख सकती हूँ, इसका रिवर्स हो गया ना, ये यहाँ डी एस बाय डी एक्स है, तो कहने का मतलब इसको 1 बाय कोस अल्फा लिख सकती हूँ। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको? डी एस बाय डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कोस अल्फा, रिवर्स हो जाएगा ना, डी एक्स बाय डी एक्स कोस अल्फा होता है, तो ये डी एस बाय डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाय कोस अल्फा। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? डी अल्फा ओवर डी एक्स की चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? डी एक्स की। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है? tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है? डी वाई बाय डी एक्स है। इसका विद रिस्पेक्ट टू आप x कर दो, tan अल्फा का क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा ओवर डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? समझ आ रहा होगा? अब देखो आप कि मैं इस डी अल्फा बाय डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो यहीं से निकालते हैं अपन डी अल्फा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये इंटू में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? 1 बाय सीकेंड स्क्वायर अल्फा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्लियर हुई? यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन 1 बाय कोस अल्फा को, ये आया था अपना r इज इक्वल टू 1 बाय कोस अल्फा डिवाइडेड बाय डी अल्फा ओवर डी एक्स। अभी मैंने निकाला है डी अल्फा ओवर डी एक्स, ये निकाला है 1 बाय सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये अभी निकाला है पीछे, ये देखिए आप निकाला है। और हमें पता है r इज इक्वल टू, इसके अंदर पुट कर देंगे अब पापा इसको 1 बाय कोस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? सीकेंड स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डी अल्फा बाय डी एक्स, डी अल्फा बाय डी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 बाय सीकेंड स्क्वायर अल्फा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन गया आपका, ये सिर्फ सीकेंड अल्फा है, ये सीकेंड अल्फा और सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ये 1 बाय है ना, तो थर्ड चीज ऊपर चली जाती है, सीकेंड क्यूब अल्फा ओवर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये r की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? r की वैल्यू आई है। तो 1 बाय r कर दूं मैं, 1 बाय r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी रिवर्स हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय सीकेंड क्यूब अल्फा। क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ भी आ रहा है ना सारा? अब सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ये तो चलो ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करती हूँ, इस पोर्शन को। इस पोर्शन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सीकेंड स्क्वायर अल्फा को सीकेंड स्क्वायर अल्फा और उसका 3/2 लिख सकते हैं ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्यूब भी रह गया। ये तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर अलग से आ गया, 1 बाय r। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब सीकेंड स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो लिख देते हैं आप 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 3/2 इसका पूरे का, और 1 डिवाइडेड बाय इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये tan अल्फा क्या है? tan अल्फा क्या चीज है? tan अल्फा आपकी है स्लोप। क्या है? स्लोप, जिसको किससे डिनोट किया अपने डी वाई बाय डी एक्स से। और मैंने अभी बताया आपको स्लोप बहुत कम है। स्लोप क्या है? काफी कम है, काफी कम है। और उसी का फिर हमने क्या कर दिया? यहाँ पे स्केयर कर दिया, तो कम का फिर स्केयर कर देते हैं, तो वो तो और भी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू है वो क्या आ गई? वेरी स्मॉल आ गई। क्या आ गई है? ये काफी स्मॉल आ गई है। तो स्मॉल आ गई तो ये क्या कर देंगे आप? नेग्लिजिबल होगी। ये वैल्यू क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 1 बाय r इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 1 बाय r इज इक्वल टू क्या आ गया? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ गया। इसको क्या कर दिया मैंने? नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है। 1 प्लस इसको 1 का तो 3/2 करेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा, इंटू 1 कर दूंगी इसको। चलो, तो 1 बाय r इज इक्वल टू क्या आ गया?
डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर। क्लियर हुई बात। और हमें पता है हमारी एक बेंडिंग इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, एम ओवर आई सिग्मा ओवर वाई ई ओवर आर। मैं एम ओवर आई इज इक्वल टू ई ओवर आर हो सकता है। अब मुझे क्या चाहिए, 1 बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओवर ई आई हो जाएगा। बोलो 1 बाय आर इज इक्वल टू एम ओवर ई आई हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 1 बाय आर की जगह क्या पुट कर लूँ, एम ओवर ई आई पुट कर लूँ। एम ओवर ई आई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट है, पुट 1 बाय आर इज इक्वल टू एम ओवर ई आई इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। देन वी गेट 1 बाय आर की जगह क्या क्या, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एम ओवर ई आई। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, ई आई डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर। कहने का मतलब कि हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी। और मुझे एक बात और पता है कि डिफ्लेक्शन को हमने किस चीज से नोट किया, अभी डिफ्लेक्शन को किस से रिप्रेजेंट किया, वाई से। ये क्या है, डिफ्लेक्शन। और dy बाय dx ये क्या है, मेरी स्लोप। ठीक है, अभी मैंने बताया डिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट डिफ्लेक्शन क्या है आपकी, डिफ्लेक्शन है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या है आपकी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप क्या है आपकी, टेंजेंट मेक्स एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हमें ये पता चल जाए भी हमारे यहाँ डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है, ताकि उस डिफ्लेक्शन को हम क्या कर सके। यदि मेरी किसी स्ट्रक्चर के अंदर डिफ्लेक्शन विद इन द परमिसिबल लिमिट है तो अच्छा है, तो ठीक है, नहीं तो मेरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो इसका मतलब स्ट्रक्चर फेल है तो उसका क्या करना पड़ेगा, मुझे रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपका एक बड़ा सा बीम है, लॉन्ग बीम है, यानी कि स्पान बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, एक ये पेन है मेरे पास, इस पेन का यदि थिकनेस ज़्यादा है और लेंथ इतनी है, मैं ऊपर से लोड लगाऊंगी तो ये होगा तो इसे डिफ्लेक्ट, लेकिन ये कम डिफ्लेक्ट होगा। और यदि इसकी और बढ़ा देती हूँ मैं लेंथ और थिकनेस को और कम कर देती हूँ, तो जैसे अपना रिफिल है, ये रिफिल के ऊपर से लोड आएगा तो वो डिफ्लेक्ट ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब कि डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करती है, लेंथ यानी कि स्पान ओवर डेप्थ, डी रेशो, इस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, स्पान ओवर डी रेशो। जैसे ये है, इसके ऊपर देखो, ये आया, लोड आया, ये पतली चीज थी, ये देखो ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रहा है। और ये देखो ये मोटा ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हमें डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। हम हर स्ट्रक्चर को डिफ्लेक्शन में चेक करते हैं। वो ये सारे स्टैंडर्ड किसने दे रखे हैं, ये हमें, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड हमारे इंडियन स्टैंडर्ड ने दे रखे हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड होते हैं हमारे, उन कोड ने सारी की सारी क्या कर रखी है, लिमिट कर रखी है। अब हम लोग इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे कि जैसे एक कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पे किस पॉइंट पे लोड लगे, किस पॉइंट पे मुझे वो अपनी डिफ्लेक्शन नोट करनी है, किस पॉइंट पे मुझे स्लोप नोट करनी है, ये सब न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।